हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज थी उसका ये आज आपको पार्ट 4 देखने को मिलेगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपने देख लिया होगा। पार्ट 1, 2 एंड 3 में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को वहां पे करवाए हैं। तो वैसे ही हमारा आज यहाँ पे पार्ट 4 है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसके लिए? ईपीएफओ की आप तैयारी कर रहे हो। एग्जाम तो आपको पता है फिक्स हो चुका है। ओके, एग्जाम आपको पता है फिक्स हो चुका है जुलाई में। अब आपके पास टाइम कम बचा है, तो आपने अब जो तैयारी है उसको आपने प्रो मोड में लेके जाना है, सो दैट कि आपका जो भी सिलेबस बचता है उसे आप जल्दी कर पाए, या फिर जो आपका सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर पाए। तो ईओ एओ, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर और एपीएफसी, इन सभी के लिए आपको पता है एग्जाम है आपका। अब चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, एफआर की बात कर रहा है, जो कि आपका पार्ट 3 में पड़ता है, जो कि हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। इज आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। देखिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स ना सिटीजन्स के लिए होते हैं, जो कि सिर्फ क्या होते हैं? हमारे भारत के नागरिक होते हैं। और कुछ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, वो सिर्फ किसके लिए होते हैं? सिर्फ तो नहीं होता, वो होते हैं विदेशियों के लिए भी, जो विदेशी यहाँ पे भारत में घूमने आते हैं या फिर भारत में रहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इन्होंने बताया है कि इनमें से कौन सा अवेलेबल है सिटीजन को। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है विदेशियों को। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, भाई वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, बिल्कुल ये वाला है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब क्या होता है? अंतर आत्मा की बात को मानना, अंतर आत्मा की बात सुनना, ठीक है। यानी कि अगर उसका दिल कहेगा कि भाई इस्लाम धर्म को कबूल कर ले, कबूल कर लेगा। अगर वो बोलेगा कि भाई क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लो, तो वो कबूल कर लेगा, ठीक है। तो ये दोनों है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो आपको पता है विदेशियों को नहीं मिलता है, भारत में किसको मिलता है? सिर्फ ये मिलता है नागरिकों को। तो यहाँ पर ये चीजें तो क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? ओनली 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए, सी आंसर भी है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, भारत के जो उप राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ही इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। क्या एक जो उपराष्ट्रपति है वो दोबारा से राष्ट्रपति नहीं बन सकता है? देखिए, यही गलत है पहला ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35, बिल्कुल ये तो सही है। ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ये ठीक है कि इसका चुनाव जो होता है वो लोकसभा के सदस्य द्वारा होता है। ईच टर्म इस ऑफिस 5 है, बिल्कुल ये भी 5 साल का है। ये तीनों ठीक हैं, और यही वाला आपका क्या है? गलत है। चलिए, आंसर ए मिलेगा आपको। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव अगेंस्ट, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, जैसे हम बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब आपने बताना है कि ये किसके अगेंस्ट में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं ऑपोजिशन पार्टी, वो लाती है जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ, कि भाई जो तुम्हारे पास बहुमत नहीं है, पहली बात तो तुमने ये काम गलत किया, तुम्हारे पास बहुमत नहीं, बहुमत को साबित करो, कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। तो ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट लाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाती है, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट लाती है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट लाती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये लाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, यानी कि हम जिसे बोलते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के अगेंस्ट लाती है। और अगर ये कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो यहाँ पे जो सरकार है वो क्या हो जाती है? यहाँ पे गिर जाती है। याद रखना आप इस चीज को, सरकार गिर जाएगी, दोबारा से इलेक्शन होंगे फिर। ओके, देखिए, यूपीएससी का कोर्स है, आप लोग बाय कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो सारे फैकल्टीज दिख रहे होंगे, विक्रम सिंह, तुषार शाह, अश्वनी पंडित, अमित पांडे, विपिन रतेवाल, रवि विश्वास, धीरज सिंह और ईशान गुप्ता। बहुत रिनोन्ड फैकल्टीज हैं। आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो पाएगी, आप अच्छे तरीके से यहाँ पे ले पाएंगे एपीएफसी ईओ एंड एओ, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ईओ एंड एओ को। ये आपके 20 मॉक टेस्ट है, 6 पीवाईपी है, 4000 ज्यादा क्वेश्चन है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, बहुत अच्छी है, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी कि आपने बताना इनमें से कौन सा फीचर? केंद्रीकरण, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसे केंद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, जो कि भारत में आपको देखने को मिलेगा यूनियन।
ठीक है, यूनियन क्या करती है, स्टेट्स को चलाती है। हालांकि स्टेट के पास क्या है, स्टेट्स के पास क्या है, स्टेट्स के पास यहाँ पे अपनी ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा अच्छे ढंग से अपने आप काम नहीं करते। तो नेशनल यूनिटी के लिए यहाँ बिल्कुल ये इसका पार्ट है। यूनिफॉर्मिटी कि भाई एक यूनिफॉर्मिटी लाना, सेम कानून पूरे देश में होना चाहिए, बिल्कुल है। प्रोस्पेरिटी कि भाई डेवलपमेंट होना चाहिए। लिबर्टी का ऐसा कोई रोल नहीं होता सेंट्रलाइजेशन से, तो यहाँ पे ये वाला इसका पार्ट नहीं है। ओके, तो डी आपका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। पहली बात तो याद रखना, नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट कब होती है, 1 जनवरी 2015 में। कौन करता है यहाँ पे, तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। क्या है ये, कभी आपसे पूछेगा तो ये आप बोलना कि ये थिंक टैंक है। अगर कभी आपसे पूछ ले ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, तो गैर संवैधानिक बॉडी है। कभी आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कैसे की गई थी, तो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये ध्यान रखना आप लोग, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये इस्टेब्लिश करा जाता है। चलिए यहाँ पे बोला इट प्रोवाइड अ क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। इट फंक्शंस एज अ थिंक टैंक, बिल्कुल ये भी है। इट मॉनिटर्स एंड इवैल्यूएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, बिल्कुल ठीक है। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट एज प्रोवाइडर ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। नहीं, क्या ये सेंटर स्टेट जो रिलेशन होते हैं हमारे, केंद्र और राज्य के कुछ भी प्रॉब्लम है, केंद्र और राज्य के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करती है, नहीं करती है। उसके लिए होता है, उसके लिए क्या होता है, उस केंद्र हो गया चाहे वो राज्य के बीच में हो गया, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, सेंट्रल स्टेट कमीशन, ठीक है, ये अलग से आता है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको मिलेगा 29 और 30 अप्रैल को, ठीक है। आप मॉक टेस्ट अवेल करें। यूपीएससी ईपीएफओ का मॉक टेस्ट है, अच्छे से आप अवेल कर पाएंगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, स्ट्रेटेजी देख पाएंगे, मास्टर इट। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप इसको फ्री में अवेल कर सकते हैं, कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 231 तो हमारे संविधान का, ठीक है, इंडिया ग्रांट कर रहा है पावर टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि क्या आर्टिकल 231 में ये किसको पावर दी जाती है कि वो एक कॉमन हाई कोर्ट रख सकता है 2 स्टेट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट या फिर यूनियन कैबिनेट या फिर पार्लियामेंट। तो यहाँ पर जो संसद होती है, संसद के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 231 कि वो क्या कर सकता है, वो एक ही कॉमन हाई कोर्ट रख सकता है 2 स्टेट्स का। तो यहाँ पे बता दो, जैसे आपको हरियाणा और पंजाब का मिलेगा चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। Which one among the following motion cannot be made while introducing an ordinary bill in the parliament? अगर कोई सामान्य बिल अगर कोई लेके आते हो, प्रस्ताव जिसे हम बोलते हैं, तो वो जब आप पास करोगे तो इसमें से कौन सा यहाँ पे नहीं होता। द बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बिल्कुल ये होता है। द बिल बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन, बिल्कुल ठीक है। दैट द बिल बी रेफर्ड टू अ सेलेक्ट कमेटी, बिल्कुल ये भी होता है कि कोई बिल अगर आप चाहते हो कि इस कमेटी के पास जाए तो उसके बाद आ सकता है। दैट द बिल बी रेफर्ड टू द जॉइंट कमेटी ऑफ द हाउस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस, ये बोल रहे हैं कि आपने किसी बिल को एक जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया, जबकि दूसरे हाउस ने, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा कोई भी हो सकता है, उसने यहाँ पे क्या नहीं करा था, अपना यहाँ पे हामी नहीं भरी थी, उसने यहाँ पे क्या नहीं करा था कि आप इसको दे दीजिए। तो ये भी क्या है, यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं होता है। ओके, चलिए अगला है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज एलिमिनेटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे देखो एक आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आता है 1976 में, जिसे हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कौन लेके आया था, इंदिरा गांधी लेके आई थी, ये ध्यान देना आप लोग। फिर इसी को ही खत्म करने के लिए अगले साल यहाँ पे आपको पता है मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है, तो यहाँ पे ये लेके आते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आता है 1978 में। अब 1978 में इसे कौन लेके आता है, मोरारजी देसाई लेके आते हैं। अब ये 44th अमेंडमेंट एक्ट में हमारा एक यहाँ पे क्या था, एक हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट था, जिसे हम बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हमने हटा दिया राइट टू प्रॉपर्टी को, और हमने उसे कहाँ बना दिया, हमने उसे बना दिया हमारा संवैधानिक अधिकार, हमारा कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A में। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हमने एलिमिनेट कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है। चलिए आंसर भी आपका सही हो गया।
एमएम पुंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के रिलेशन से एक कमेटी थी, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी कमेटी थी, तो एमएम पुंची कमेटी थी। अब इन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई कोई भी डिस्पोजल ऑफ बिल है रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि अगर आपने प्रेसिडेंट, अब मान लीजिए कोई बिल है स्टेट का, उसे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या करना है, ठीक है, हैज रिकमेंडेड डिस्पोजल, उसे कितने महीने के अंदर में डिस्पोजल करना है, 4, 6, 8 या फिर 5। तो आपको पता है हर चीज में तो आजकल क्या है, आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई 6 ही महीना होता है, चाहे आपका ऑर्डिनेंस हो, चाहे आपकी नियुक्ति हो, चाहे प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, प्रेसिडेंट की जगह नया प्रेसिडेंट 6 महीने के अंदर आना चाहिए। भारतीय संविधान में आपको 6 महीने वाली चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट इसमें से क्या नहीं है। यूनियन कैबिनेट का मतलब क्या होता है, आप सिंपल समझ लो, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्री, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल पार्लियामेंट का पार्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, बिल्कुल, जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इट रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है कि भाई संसद में जब तक उसके पास विश्वास है, विश्वास प्रस्ताव है, तब तक ही वो क्या कर सकते हैं, बहुमत है तब तक ही वो क्या कर सकती है, पावर में रह सकती है। अब यही गलत होगा जब लास्ट बचा है, अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर कि ये कह रहे हैं कि जो बाहर का व्यक्ति होता है वो मंत्रिमंडल का भाग या फिर पार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए कोई मंत्री है जो अभी सांसद नहीं है, मान लीजिए केंद्र में सांसद नहीं है और वो राज्यसभा से भी सांसद नहीं है, लेकिन केंद्र उसको मंत्री बना सकता है, चाहे वो आउटसाइड का ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो। कोई चाह रहा है रास्ते में उसको मंत्री बना दिया और ये बोलेंगे कि आपको 6 महीने के अंदर किसी एक जगह से इलेक्शन लड़कर आपको इलेक्शन जीतना है और संसद में आना है, चाहे तो आप राज्यसभा में आओ चाहे तो आप लोकसभा में आओ, तो कोई भी आ सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर में आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा। तो बहुत चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और भी ऐसे मैं पार्ट्स आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।